हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? वेलकम इन JDIS एकेडमी। JDIS एकेडमी आप सभी फ्रेंड्स का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग क्या पढ़ रहे थे आपको पता होगा। क्लास 6 के लिए इतिहास की पाठ्य पुस्तक अर्थात क्लास 6 की NCERT हम लोगों की चल रही थी। चैप्टर्स वर्क कंप्लीट हो गया था। चैप्टर फर्स्ट है इज़ कंप्लीटेड एंड सेकंड चैप्टर्स इन रन में। तो सेकंड चैप्टर्स रन में था, सफ़र कर रहा था और हमने आपको काफ़ी कुछ बता दिया था, समझा दिया था। जैसा कि आपको पता होगा कि काफ़ी इसमें कॉन्सेप्ट, बहुत इम्पोर्टेंट से कॉन्सेप्ट थे। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे, पूरा स्थल है, पाषाण औजारों का निर्माण है। फिर ये सब हमने पिछले लेक्चर्स में कंप्लीट किया था। पूरा पाषाण, नवपाषाण, महापाषाण स्थल कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं, वो इम्पॉर्टेंट्स क्यों हैं। तो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के हम लोग आइए अपने निर्धारित टॉपिक पर चलते हैं। लेकिन चलने से पहले फ्रेंड्स, कि आप लोग अगर चैनल पर अभी नए हो, सब्सक्राइब नहीं किए हो, तो कृपया करके सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को क्लिक कर लीजिए, ताकि हम जो भी वीडियो बनाएं वो आप लोगों तक एकदम समयानुसार पहुंचे और उसका प्रॉफिट हर स्टूडेंट्स को हो, जो कंपटीशंस की तैयारी में है और जो नहीं भी है, जो ग्रेजुएशन वगैरह सबके लिए। आपकी जानकारी के लिए मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि मैं जो भी वीडियो यहाँ पर पोस्ट करता हूँ या जो भी वीडियो यहाँ पर जाता है फ्रेंड्स, वह सब वीडियो कंपटीटर्स के लिए, किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए, पूरे भारत में UPSC, UPPCS, PCS, किसी भी एग्ज़ाम्स में अगर वहाँ पर GS है, GS का एग्ज़ाम्स पूछा गया है कंपटीशन के लेवल पर, उसके लिए, जो बच्चे ग्रेजुएशन में पढ़ रहे होंगे उनके लिए, बोर्ड एजुकेशन में जो होंगे क्लास 6-7 उनके लिए, और भी लोग जो लोग शिक्षा से जुड़े होंगे उनके लिए, सबके लिए इम्पॉर्टेंस है। बट बेहद इम्पॉर्टेंस कंपटीशंस के लिए है। तो फ्रेंड्स, इसको आप जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, ताकि अन्य लोगों के पास भी सारी सूचनाएं पहुंचे। हमने आपको पिछले लेक्चर्स में क्या बताया था, आज क्या बताना है। आज पूरा लेक्चर बदलती जलवायु के ऊपर होगा और पिछले लेक्चर्स में हमने आग की खोज बताया था, कुरनूल गुफा आपको दिखाया था, आग का उपयोग बताया था कि आग का उपयोग किस लिए होता है और कैसे होता था। आग की खोज क्यों हुई थी? करनूल गुफा में राख के अवशेष मिले थे, इसका इस्तेमाल प्रकाश के लिए, मांस पकाने के लिए इत्यादि के लिए हुआ था। आज हमको क्या करना है? बदलती जलवायु। जलवायु में बदलाव फ्रेंड्स कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसका सबसे बड़ा इफेक्ट कहाँ पर पड़ा, इसको हमको देखना है और यही इम्पॉर्टेंस है। पूरे लेक्चर्स का केंद्र बिंदु यही होगा। तो जलवायु में बदलाव, पहला फैक्ट तो आप ये जान लीजिए कि 12,000 साल पहले हुआ। हम लोग या आप सब लोग जब ज्योग्राफी पढ़ते होंगे तो ज्योग्राफी में जलवायु, मौसम, ये सब परिभाषाएं आप बेहतरीन ढंग से जानते हैं। मौसम क्या होता है? छोटे काल के लिए या लघु अवधि के लिए होता है। लेकिन जलवायु क्या है? जलवायु दीर्घावधि के लिए जब प्रयोग किया जाता है इस टर्मिनोलॉजी का। तो जलवायु में बदलाव कब हुआ? 12,000 साल पहले। और क्यों हुआ? उसके पीछे ज्योग्राफिक कारण हैं, वो यहाँ का सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ कि भौतिक और रासायनिक परिवर्तन होते रहते हैं, वायुमंडलीय दिशाएं बदलती रहती हैं। ये सब ज्योग्राफी का टॉपिक है, यहाँ से इसका कोई लेना देना नहीं है। बस आप इतना जान लीजिए कि जलवायु में जो बदलाव हुआ वो 12,000 साल पहले लगभग हुआ था। लेकिन ये जलवायु बदली कैसे, वही मैंने आपको बताया कि थोड़ा सा मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए फ्रेंड्स, होता क्या है कि पृथ्वी रोटेट करती है, और जब पृथ्वी रोटेट करती है तो आप क्लास 6 की NCERT में अभी हम पढ़ाए हैं, फिर भी पढ़ाएंगे। उसमें मौसम के अनुसार परिवर्तन होता है, ऋतु परिवर्तन होता है। गर्मी, बसंत ऋतु पृथ्वी जब घूमती है तो आप देखे होंगे 22 जून की अवधि, 22 सितंबर की अवधि, 22 मार्च की अवधि। तो इस तरीके से पृथ्वी रोटेट करती रहती है। ये रोटेशन उसका निरंतर चलता रहता है। आप ये भी पढ़े होंगे कि सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी चक्कर लगाती रहती है, पश्चिम से पूरब की तरफ। तो ये एक दीर्घ काल में वायुमंडलीय दशाएं होती हैं, भौतिक परिवर्तन उसमें होता है और रासायनिक परिवर्तन होता है। समस्त प्रक्रियाओं के सम्मेलन के स्वरूप वो क्या होता है, मौसम या जलवायु खुद ब खुद चेंज हो जाता है। इसीलिए जब आप कहीं देखते होंगे कि यहाँ लाखों साल पहले मरुस्थल था, तो आज वहाँ पर सागर बन चुका है,
और जहाँ कहीं आप सुनते होंगे कि यहाँ लाखों साल पहले बहुत ज़बरदस्त बारिश हो रही होगी, तो वहाँ आज क्या हो रहा होगा, मरुस्थल और सूखा पड़ गया होगा। यही सब कारण होता है मौसम चेंज होने का। तो आइए हम लोग अपने टॉपिक पर चलते हैं। जलवायु में बदलाव कब हुआ? 12,000 साल पहले। जलवायु बदलने के परिणाम क्या होते हैं? क्या आपको पता है कि व्हाट इज दिस इफेक्ट्स ऑफ द चेंज इन जलवायु, अर्थात जलवायु बदलने के क्या रीजन होते हैं? तो सबसे पहली चीज़ कि गर्मी बढ़ने लगती है। लेकिन गर्मी कब बढ़ती है? जब जलवायु में उस हिसाब से परिवर्तन हो। कहने का मतलब ये है कि जब गर्म हवाएं चलें, गर्म दशाएं हों, सूखा पड़ने लगे और मरुस्थल बनने लगे, इस तरीके से जब मौसम में परिवर्तन होता है तब गर्मी बढ़ने लगती है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि गर्मी ही बढ़े, ठंडी भी पड़ सकती है। तापमान एकदम न्यूनतम हो जाए, तापमान की दशाएं जो है बेहद कम हो जाए। जब तापमान कम हो जाएगा तो स्वतः ठंडी पड़ने लगेगी, ठंडी हवाएं चलने लगें। ये भी नहीं है कि गर्मी और ठंडी हों। आप लोगों ने एनसीईआरटी में पढ़ रखा होगा कि हजारों करोड़ों साल जब पृथ्वी आग का गोला थी तो करोड़ों वर्ष तक बारिश हुई, तो लगातार बारिश ही होने लगती है। कहने का मतलब जिस प्रकार की अनुकूल दशाएं होंगी उसी हिसाब से मौसम होगा। तो अगर गर्मी के लिए उपयुक्त दशाएं हैं तो गर्मी बढ़ने लगेगी, और जब गर्मी बढ़ने लगेगी तो अभी आएगा चैप्टर वर्षा कैसे होती है। क्योंकि जब हवाएं वायुमंडल में ऊपर की तरफ जाती हैं तो वो ठंडी होती जाती हैं, फिर धीरे धीरे बूंद का आकार ले लेती हैं, फिर वर्षा में होने लगती है। तो जब गर्मी बढ़ेगी तो वर्षा, जाहिर सी बात है, वर्षा होने लगेगी। जब वर्षा होगी तो आपको पता है कि वर्षा घास, पेड़ पौधे सभी के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो घास वाले मैदान खुद ब खुद बढ़ने लगेंगे, और जब घास वाले मैदान बढ़ने लगेंगे तो जो घास पर निर्भर जीव जंतु हैं, पशु हैं, पेड़ हैं, पशु पक्षी इत्यादि हैं, वो सब बढ़ने लगेंगे। कहने का मतलब ये शाकाहारी जानवरों की संख्या क्या होगी? ग्रोथ होने लगेगी, शाकाहारी जानवरों की संख्या बढ़ने लगेगी। और जब शाकाहारी जानवरों की संख्या बढ़ने लगेगी तो शाकाहारी जीवों पर निर्भर लोग इन जीवों के पास आएंगे। क्यों? क्योंकि शाकाहारी जीवों की मात्रा बहुत होगी और शाकाहारी जीवों में रुचि रखने वाले लोग इनके पास जाएंगे। और फिर जाएंगे ही नहीं, उनके बारे में एक तरीके से रिसर्च करेंगे, इन्वेंशन करेंगे, खोज करेंगे कि ये क्या खाते हैं, पीते हैं, कैसे रहते हैं, इनका प्रजनन वगैरह क्या है, इनकी कल्चर्स क्या है। जैसे मनुष्य का कल्चर्स होता है खान पान, रहन सहन, मेल मिलाप, समाज वगैरह, वैसे भी पशुओं का होता है। तो इसीलिए वो लोग इन सब के बारे में रिसर्च करेंगे। तो रिसर्च क्यों करेंगे? क्योंकि इनसे कुछ लेना है। मनुष्य शुरू से ही स्वार्थी रहा है। तो जैसे अब इनके बारे में रिसर्च करेंगे कि कौन से पशु कौन से मौसम की अनुकूल दशाओं में जीवित रह सकते हैं। जैसे ठंडी जलवायु के पशु गर्मी में नहीं सरवाइव कर सकते, गर्म जलवायु के पशु ठंडी जलवायु में सरवाइव नहीं कर सकते, मैदानी जलवायु के पशु आपके किसी भी मौसम में सरवाइव नहीं कर सकते, या बहुत ज़्यादा ठंडी हुई तब भी नहीं चल सकेंगे। इसी तरीके से जितनी भी जलवायु की दशाएं होती हैं वैसे अलग अलग वहाँ पर पेड़ पौधे और पशु पक्षी होते हैं, वैसे ही वहाँ का कल्चर होता है। जैसे आप ध्रुवों की तरफ जाएंगे तो वहाँ पर ध्रुवीय जंतु, ध्रुवीय मनुष्य, ये सब मिलेंगे, ध्रुवीय पेड़ पौधे मिलेंगे। लेकिन जब आप ध्रुवों से नीचे की तरफ जाएंगे गर्म क्षेत्रों में तो वहाँ की दशाएं अलग होंगी। तो इस हिसाब से इन सब के विषय में लोग जानकारी हासिल करेंगे। लेकिन उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में जैसे गेहूं, जौ, धान, ये प्राकृतिक रूप से उगने लगे। इसको ऐसा नहीं था कि कोई किसान, कोई भी व्यवस्था अगर आती है तो सबसे पहले वह एक कच्चे रूप में आती है, लेकिन वह उस समय का परिष्कृत रूप होता है। गेहूं, जौ, धान जब सबसे पहले आया तो यह अपने कच्चे रूप में था। कच्चे रूप के कहने का मतलब यह प्राकृतिक रूप में उगा। प्राकृतिक रूप में उगने के बाद जब लोग इसको देखे, खाए, तो इसका स्वाद अच्छा लगा। इसको लोग अपना भोजन बनाने के लिए अग्रसर हुए, सोचने लगे कि यह हमारे लिए एक पौष्टिक आहार है, हमारा हमारा पेट भरता है, तो इसको क्यों ना हम लोग उगाएं। तो इसी हिसाब से जैसे मैंने पिछले लेक्चर्स में बताया था, लोग खेती करने लगे, पशु पालने लगे। अभी ये चैप्टर्स आगे आएगा तीसरे चैप्टर्स में, लेकिन अभी यहाँ पर चूंकि टॉपिक आया है तो हम समझा रहे हैं। तो ये क्या हुआ, प्राकृतिक रूप से ये सब उगने लगे। उगे अनाज को, जब अनाज उग जाता था तो जो महिला पुरुष बच्चे रहते थे, जितने भी लोग रहते थे, उसको बटोरते थे। कहने का मतलब गैदरिंग करते थे। अनाज के विषय में
उगना पकना, खुद पैदा करना सीखना, एक तरीके से वैज्ञानिक पद्धति का विकास होना। अगर कोई वस्तु है उस पर किसी मनुष्य की दृष्टि पड़ती है तो जाहिर सी बात है मनुष्य के अंतर्गत एक भावना विकसित होती है, नेचुरल स्वभाव है। तो जब ये पेड़ पौधे खुद ब खुद प्राकृतिक रूप से उगने लगे, इनके बीज टूट करके जंगलों में खुद खुद ब खुद गिरने लगे, तो उससे ये लोग कच्चे अनाज खाते थे। कच्चे अनाज खाने के चलते इनका उदर पूर्ति होता था, पेट भरता था, भोजन मिलता था। तो ये लोग और परिष्कृत रूप में आए, तो उसको कई सारे लोग मिल करके उगाने लगे। उगाते उगाते धीरे धीरे इनको उसमें और रुचि आई। इसी हिसाब से ये लोग धीरे धीरे खेती करने लगे। यही विचारधारा का फैलाव होता है। इसी तरीके से कोई विचार आगे की तरफ बढ़ता है, कोई विचार अपने परिष्कृत रूप में आता है। तो कहने का मतलब जो जलवायु था वो इस रूप में बदल करके सामने आया, इस प्रभाव में सामने आया। अब इसके बाद जब जलवायु चेंज हो गया, कहने का मतलब ये कि इन सब का प्रभाव बेहतरीन ढंग से लोगों के ऊपर पड़ा। और जब बेहतरीन ढंग से ऊपर पड़ा तो यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे लोग अब जानवर पकड़ने लगे। क्यों? क्योंकि कृषि धीरे 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 आने लगी। जैसा कि आप यहाँ पर लिखा देख रहे हैं कि बच्चों ने अनाजों के को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया। जब अनाज कोई बटोरेगा, उसको गैदरिंग करेगा, इकट्ठा करेगा, तो जाहिर सी बात है कि उसके और आगे जा कर के उसको बोना शुरू करेगा, यानी छींट देगा। तो इनके अंदर ऐसे कोई छींटने की भावना नहीं आई। जब मैं इनके कह रहा हूँ तो इसका मतलब आदि मानव या हमारे पूर्वज। तो छींटेंगे कैसे? जब उसको बटोरे होंगे तो जाहिर सी बात है कुछ बीज इधर उधर जैसे आज छींट जाते हैं वैसे छींट गए होंगे। तो जब एक बीज छींटा होगा तो उससे कई सारे पौधे उगे होंगे। एक गेहूं के बीज में एक ही गेहूं का पौधा उगा होगा, लेकिन जो बाली लगी होगी उसमें बहुत सारे गेहूं आए होंगे। तो इनके अंदर ये भावना डेवलप हुई होगी कि जब एक गेहूं से मान लीजिए किसी गेहूं की बाली में 100 दाने लगे होंगे तो 50 दाने लगे होंगे, तो इनके अंदर ये भावना आई कि एक गेहूं के बीज से 50 दाने आ गए। तो इसी हिसाब से इन लोगों ने बोना शुरू किया। ये अपने भोजन के लिए आविष्कार करते गए। वही आविष्कार आज हम लोगों के सामने परिष्कृत रूप में है। फिर इसके बाद इनका जो जानवरों का शिकार था, हमने अभी भी बताया कि मौसम में बदलाव के कारण जब वर्षा होने लगी, गर्मी बढ़ने लगी, वर्षा होने लगी, तो शाकाहारी जीव जंतुओं की संख्या बढ़ने लगी। तो इनके अंतर्गत ये खोज किए कि इनका रहन सहन, कल्चर वगैरह कैसा है, उसको पकड़ते थे। पकड़ करके उसको अपना भोजन निर्मित करते थे। तो कहने का मतलब ये कि मनुष्य जो भोजन बनाता था, जो भोजन जंगल से लेता था, यानी कि मछली अभी भी महत्वपूर्ण स्रोत थी नदियों के संसाधन के रूप में। जंगलों में कंदमूल, फल फूल, पत्ती, ये सब थे। वो अब धीरे 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 प्राकृतिक कृषि, अभी किसी कृषि अपने परिष्कृत रूप में नहीं आई थी, प्राकृतिक कृषि पर अग्रसर होने लगे। प्राकृतिक कृषि पर धीरे धीरे उनकी संख्या बढ़ने लगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि जंगली जानवर या फिर शाकाहारी जीव जंतुओं का शिकार वो नहीं करते थे, करते थे, लेकिन अब दोनों रूप में आ गए। इसी हिसाब से फ्रेंड्स, ये बदलती जलवायु जो है, इस पर अगर आपका कभी क्वेश्चन आ जाए तो आप लिख सकते हो, बदलती जलवायु ने कृषि और पशुपालन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अभी आप इसको जैसा मैंने पढ़ाया वैसा आप नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना पूरा टॉपिक आगे के चैप्टर्स में आपको इंक्लूड करने में काम देगा। लोग कृषक कैसे बने, पशुपालक कैसे बने, वही टॉपिक वहाँ भी है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोगों ने क्या सीखा? बदलती जलवायु। बदलती जलवायु क्या है, जलवायु कैसे चेंज होती है, उसका इफेक्ट क्या पड़ता है मानव के ऊपर, पशुओं के ऊपर। पशुओं के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा? शाकाहारी जंतुओं की संख्या बढ़ेगी तो उनमें भी प्रजनन होगा, उनकी संख्या बढ़ेगी, जाहिर सी बात है। तो जब संख्या बढ़ेगी तो वो मानव संसाधन और बढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि दूध देने वाले पशु और भार ढोने वाले पशु, वो दोनों की संख्या बढ़ जाएगी। तो इसीलिए एक पूरे कल्चर में बदलाव आ जाएगा। सांस्कृतिक कल्चर, सामाजिक कल्चर में बदलाव आ जाएगा। पशुओं के ऊपर निर्भरता, कृषि के ऊपर निर्भरता बढ़ती गई। तो यहाँ से आपने क्या निष्कर्ष निकाला? ये सीसेट में भी अगर ये पैरा आ गया तो आपने इस पर क्या निष्कर्ष निकाला कि कृषि और पशुपालन पर निर्भरता बदलती जलवायु के फलस्वरूप आती है। अगर
इस तरीके का आ गया। आती भी है जाती भी है। अगर बदलती जलवायु कहीं सूखा वगैरह पड़ गया तो चली भी जाएगी, लेकिन कहीं और आएगी। तो ठीक है, तो ये बदलती जलवायु पर पूरा का पूरा लेक्चर था। फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। अगले लेक्चर्स में हम नाम और तिथि को और जो बचा है एक आध दो टॉपिक वो पढ़ाएंगे। तब तक के लिए ए लॉट ऑफ थैंक्स फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।